ट्रेड डील करने के लिए सबसे पहले अमेरिका की तरफ से भारत को रिझाने की कोशिश की गई, लुभाने की कोशिश की गई, लालच देने की कोशिश की गई। लेकिन जब भारत अपने स्टैंड पर क्लियर रहा, भारत ने कह दिया कि वो अपने करोड़ों किसानों को दरकिनार कर अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं करेगा, तो अब अमेरिका धमकी देने पर उतारू हो गया है। अमेरिका तो धमकी दे ही रहा था कि जो भी देश रशिया से तेल खरीदेंगे, व्यापार करेंगे, उनके ऊपर हम 500% का टैरिफ लगा देंगे। ब्रिक्स के देशों को 100% टैरिफ अलग से लगाने की बात उन्होंने कह दी, तो 600% टैरिफ तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं। लेकिन अब नाटो चीफ को हथकंडा बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी हाल फिलहाल में मुलाकात हुई थी नाटो चीफ के साथ, डोनाल्ड ट्रंप की कई विषयों पर बात हुई यूक्रेन को लेकर, रशिया को लेकर, बात हुई भारत को लेकर और रशिया को लेकर। फिलहाल इन्होंने जिनपिंग को और पुतिन को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। पहले आप ये धमकी सुनिए, इसके बाद इसके पीछे क्या कुछ कहानी ये लोग बुन रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सुनाइए जरा। Now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks, because otherwise this will slam back on Brazil, on India and on China in a massive way. सबसे पहले तो आप अपनी राय मुझे कमेंट करिए, बताइए दीजिएगा कि क्या नाटो चीफ, मतलब जिनके हाथ में 32 देशों की आर्मी है, 32 देशों की आर्मी का प्रतिनिधित्व जो इंसान करता है, उस इंसान के लिए क्या इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना सही है? जबकि भारत और चाइना, मतलब एक तरीके से कहें कि चाइना $19.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था रखता है, भारत $4 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था रखता है। दुनिया के सबसे बड़े बाजार अगर कोई है तो वो भारत है। दुनिया का उसके बाद अगर सप्लाई चेन दुनिया की कहीं से बनती है तो वो चाइना है। और रशिया ने तो लगातार पिछले लगभग 3.5 साल से अमेरिका और यूक्रेन की नाक में दम कर ही रखा है। अब देखिए जिस तरीके से इन लोगों ने धमकी दी है, समझिए यहां कि अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जिस तरीके से अमेरिका ने, यूरोपीय देशों ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, भारत को दबाव में लेने की कोशिश की कि हम रशिया से तेल ना खरीदें। अगर भारत और चीन रशिया से तेल नहीं खरीदता तो आज कच्चे तेल की जो कीमत $68 प्रति बैरल है, वो आज $130 प्रति बैरल होती, क्योंकि पिछले दिनों में अकेले चाइना ने 107 मिलियन टन कच्चा तेल खरीदा है रूस से। भारत का जो व्यापार लगभग ना के बराबर रशिया के साथ हुआ करता था, वो व्यापार $65 बिलियन का हो चुका है, जिसमें से $60 बिलियन का तो सिर्फ तेल आयात करता है भारत, जिसे रिफाइन करता है। तेल और गैस मंगाता है, जिसे रिफाइन करता है और इन यूरोपीय देशों को भी भेजता है, जो यूरोपीय देश नाटो के भी सदस्य हैं। लेकिन यहां समझने की कोशिश करिए कि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें भी खरीदे। लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इससे भारत के किसानों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मक्का और सोयाबीन मुख्य तौर पर अमेरिका चाहता है कि अमेरिका अपना सोयाबीन और मक्का भारत को बेचे। लेकिन ये लोग टर्मिनेटर जीन डालकर इन फसलों का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब ये जो बीज है, इनकी फसलों का जो बीज है, वो एक बार बो दिया जाता है, उसके बाद दोबारा नहीं बोया जा सकता है, वो खत्म हो जाता है। प्रोडक्शन जरूर उसका बढ़ता है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। रही डेयरी प्रोडक्ट्स की बात, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि अमेरिका में गायों को, पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है, जो फीड खिलाई जाती है, उसमें जानवरों की हड्डियों को डाला जाता है, उसका मतलब चूरा डाला जाता है, और साथ में ब्लड भी मिक्स किया जाता है। इस तरीके की चीजें मिक्स की जाती हैं, उसके बाद वो पशुओं को, जानवरों को खिलाई जाती हैं। और फिर वो जो दूध होगा, तो जाहिर सी बात है कि भारत जैसा जो सनातन परंपरा को मानने वाला देश है, वो ऐसे चीज़ों को अपने गले के नीचे नहीं उतार पाएगा। भारत ने ये स्टैंड क्लियर कर दिया है। हालांकि हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी ये बात साफ कर दी है कि हम जो भी डील करेंगे वो अपनी शर्तों पर करने वाले हैं। लेकिन अब जिस तरीके से नाटो चीफ ने ये धमकी दी है, वो दिखाता है कि अमेरिका कुछ भी करके, येन केन प्राक्रेण करके कुछ भी भारत को धमकाना चाहता है, चाइना को धमकाना चाहता है, और वो चाहता है कि भारत और चाइना व्यापार ना करें रशिया से। लेकिन रशिया के ऊपर अब तक इन देशों का, अमेरिका हो या फिर यूरोपीय देश हो, इनके प्रतिबंधों का कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि अब तक ये सारे देश मिलकर रशिया के ऊपर 21,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगा चुके हैं। ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिबंध लगा चुके हैं, वित्तीय क्षेत्र में प्रतिबंध लगा चुके हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
सैन्य क्षेत्र में प्रतिबंध लगा चुके हैं, संस्थागत तौर पर ये प्रतिबंध लगा चुके हैं। रशिया का जो डॉलर वर्ल्ड बैंक में जमा था या जो उसके एसेट्स थे वहां पर, उन्हें ये लोग फ्रीज कर चुके हैं। उसके बावजूद भी रशिया पर फर्क पता है आपको क्या पड़ा है? रशिया पर फर्क पड़ा है कि इस युद्ध के दौरान उसकी जो जीडीपी है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंची। और उसने क्या किया, उसने भी इस चीज का तोड़ निकाला और डॉलर के बजाय उसने गैर डॉलर में व्यापार किया। जिस तरीके से भारत में रुपये के जरिए व्यापार किया, क्रिप्टो करेंसी में भी रूस की तरफ से व्यापार किया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में यही कारण रहा कि उसने वृद्धि हासिल की। चुनौतियां भले ही उसके सामने आई, लेकिन उसने इन चुनौतियों का सामना किया। 2021 तक रूस और अमेरिका के बीच 30 से 40 बिलियन डॉलर का व्यापार प्रतिवर्ष हुआ करता था, जिसमें ऊर्जा, खनिज और टेक्नोलॉजी शामिल थी। लेकिन जैसे ही दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ, यह व्यापार दोनों देशों का घटकर 5 बिलियन डॉलर का सिर्फ रह गया है। और अमेरिका को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों अमेरिका या फिर यूरोपीय जो देश हैं वहां किस तरीके से रशिया का रिफाइन हुआ तेल पहुंचता है। हंगरी जैसा देश तो आज भी खुले तौर पर रशिया से गैस का आयात करता है। तो उन जैसे देशों पर क्यों अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगाता है? क्यों उसे भारत और चाइना ही दिखाई देते हैं? क्यों अमेरिका आज भी रूस से यूरेनियम खरीदता है जो उसके ऊर्जा क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है? क्यों अमेरिका आज भी चीन से रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स खरीदता है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं? क्यों डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 10% टैरिफ पर मान गए चाइना के साथ? क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए थे चाइना से, जो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, उसकी कारों में जो लगने थे। मतलब खुद ये लोग कुछ भी करें, लेकिन भारत और चाइना अगर रूस के साथ व्यापार करता है तो इन लोगों को दिक्कत है। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप के साथ लगभग 250 से 300 यूरो बिलियन का व्यापार हुआ करता था रशिया का। लेकिन अब ये जो व्यापार है वो 50 बिलियन यूरोज का सिर्फ रह गया है। यहां भी बहुत सारी कमी देखने को मिली है, लेकिन उसके बदले में रशिया ने अपने साथी ढूंढे हैं। अपना व्यापार यूरोप और अमेरिका की बजाय दूसरे देशों में फैलाया है, जो दिखाता है कि आप तेल अगर आप चीजें नहीं खरीदेंगे तो और लोग खरीदेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से, अब एक और बात समझिए, अभी नाटो चीफ को बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल पूछा कि क्या हम रशिया के ऊपर, रशिया के भीतर तक हमला कर सकते हैं। इससे पहले जेलेंस्की से उन्होंने पूछा कि क्या तुम मॉस्को पर मिसाइल दाग सकते हो, मॉस्को तक हमला कर सकते हो। यह सवाल कब पूछा? जब 4 जुलाई में ट्रंप की और पुतिन की बात हुई। पुतिन ने कोई मतलब सही तरीके से बातचीत नहीं की या फिर शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से उन्होंने मना कर दिया। तब उन्होंने 4 जुलाई में बात पूछी थी जेलेंस्की से, लेकिन खबर जो ब्रेक होती है वो 15 जुलाई में ब्रेक होती है, क्योंकि जब ट्रंप चाहते हैं कि यह खबर बाहर निकले तभी वो खबर बाहर निकलती है। ये ऐसे वक्त में ट्रंप ने सवाल पूछा है जेलेंस्की से जब पुतिन कह चुके हैं कि जो भी देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल देगा, उस देश के ऊपर रशिया सीधे तौर पर हमला करेगा। ऐसे में खबर यह है कि ट्रंप ने नाटो चीफ को बुलाकर उन्हें $10 बिलियन के हथियार देने की बात कही है। ये $10 बिलियन के हथियार किसे दिए जाएंगे? नाटो को दिए जाएंगे। हथियार अमेरिका के होंगे, लेकिन दिए जाएंगे नाटो को, और नाटो इन हथियारों को फिर यूक्रेन को देगा। अब डर क्या दिखाया गया कि भैया यूक्रेन अगर सुरक्षित रहेगा तभी पोलैंड सुरक्षित रहेगा, पोलैंड सुरक्षित रहेगा तभी जाकर आपका जो यूरोप है वो सुरक्षित रहेगा। अब इन $10 बिलियन के हथियारों को पोलैंड देता है यूक्रेन को, या फिर कौन सा देश देता है? क्योंकि नाटो के पास अपनी आर्मी तो है नहीं। जब भी इन्हें कुछ करना होता है तो सारे देशों की आर्मी मिलकर अभ्यास करती है, या फिर कहीं भी जाना होता है तो सारे देशों की आर्मी मिलकर जाती, सेना जाती है। लेकिन अब इन हथियारों को कौन देगा? कौन बिल्ली के गले में वो घंटी बांधेगा? अब जो भी बांधेगा पुतिन उसके ऊपर सीधा हमला करेंगे, क्योंकि वो ट्रंप की तरह बदलते नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप अपने वादे करते हैं, दावे करते हैं, बयानबाजी करते हैं और पलट जाते हैं, पुतिन वैसे नहीं पलटते हैं। पुतिन ने कहा है कि जो देश बैलिस्टिक मिसाइल देगा वो उसके ऊपर हमला करेंगे। तो सीधे लड़ाई में तो जाने की औकात अमेरिका की रशिया के सामने नहीं है, क्योंकि रशिया इस दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रखता है। बेलारूस जैसे देश को उसने अपने न्यूक्लियर हथियार देकर रखे हैं कि भैया संभाल कर रखो, देख कर रखो, तुम्हारे पास हथियार नहीं है तो मेरे हथियार रखो। इतने न्यूक्लियर हथियार रशिया के पास हैं। तो डर ट्रंप को यह है,
पता है रशिया की ताकत का कि रशिया क्या कुछ कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। लगातार 100% टैरिफ और लगाने की बात इन लोगों ने कही है। 500% की भी बात कही तो लगभग मोटा मोटी से अगर बात करें तो 600 से 650% टैरिफ अमेरिका, भारत और चाइना के ऊपर लगा सकता है अगर इसका बस चले अमेरिका का। तो ट्रंप फिलहाल खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, पगलाए हुए हैं। नाटो चीफ भी अब कठपुतली बन गए हैं। लेकिन भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया है कि रूस से यूरोपियन देश भी आज भी कच्चा तेल भी खरीदते हैं, भारत के जरिए रिफाइन तेल भी खरीदते हैं। हंगरी जैसा देश डायरेक्ट कच्चा तेल और गैस का आयात करता है। तो पहले अपने घर में झांकिए, पहले आपके घर में जो आग लगी है उस आग को बुझाइए, भारत की चिंता आप मत करिए। बाकी अगर व्यापार भी नहीं होगा अमेरिका के साथ, ट्रेड डील ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर टैरिफ ज्यादा भारत के ऊपर लग जाएगा, तो भारत आसियान देशों की तरफ जाएगा। जिनपिंग साहब एससीओ की मीटिंग में अभी गए हैं चाइना में। चाइना और भारत के बीच पहले ही लगभग 118 बिलियन डॉलर का व्यापार है और उन्होंने ये इस बात को वहां साफ तौर पर कहा है। जिनपिंग से भी जयशंकर साहब की मुलाकात हुई है और जयशंकर साहब ने साफ तौर पर यह चाइना को पाठ पढ़ाने का काम किया है कि संघर्ष दोनों देशों के बीच है, ठीक है, लेकिन वो व्यापारिक हितों के आड़े नहीं आना चाहिए। व्यापार अपनी जगह है, व्यापार अपनी तरफ से चलता रहना चाहिए। सीमा विवाद अलग से जो चल रहा है उसे बैठकर हल किया जा सकता है। हालांकि चाइना की तरफ से यह भी माना गया कि पिछले साल पुतिन की मौजूदगी में जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात कजान में हुई थी, उसके बाद दोनों देशों के बीच जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो सैन्य तौर पर हो या फिर व्यापारिक रिश्ते हो, वो कुल मिलाकर सुधरे हैं। बाकी चीन जैसे देश का भरोसा नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ अगर हमारा व्यापार नहीं होगा तो हमारा व्यापार रूस के साथ होगा, आसियान देशों के साथ होगा, चीन के साथ और व्यापार बढ़ सकता है। व्यापार होगा, अमेरिका के साथ नहीं होगा और देशों के साथ होगा, लेकिन व्यापार जरूर होगा। इस बात को अमेरिका को भी समझना होगा। उसके जो साथी थे, जापान किनारा कर चुके हैं, साउथ कोरिया किनारा कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया, ये देश उन देशों के नाम मैं आपको गिनवा रहा हूं जिनके साथ दांत काटी रोटी अमेरिका की हुआ करती थी और ये देश साथ छोड़ चुके हैं। ताइवान के मुद्दे पर अभी ट्रंप ने पूछा था क्वाड के देशों से कि ताइवान पर चीन अगर हमला करता है तो क्वाड के देश किस तरीके से साथ देंगे। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, चुप्पी साध ली, भारत है, कोई जवाब नहीं दिया, जापान है, उसने भी किनारा कर लिया, कोई जवाब नहीं दिया, अमेरिका अकेला पड़ गया है, अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पागलपंथी में लिए गए फैसले टैरिफ को लेकर। बाकी जिस तरीके से नाटो चीफ कठपुतली बने हैं ट्रंप के हाथ की, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।